गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 संसद भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, लेकिन न्यायपालिका नहीं आएगी। नागरिकों को मन में एक उत्पन्न किया गया, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र तुम्हारा है, इसके लिए तुम्हें अपने खुद कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, इसके विकास के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, क्या मेरा शासन चलेगा यहाँ? नहीं शासन चलेगा, पर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए इसके प्रति। तो फिर इस क्षेत्र को तुम राष्ट्र कहो। जब किसी शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का भूभाग होता है तो वह राज होता है, लेकिन जब सभी लोगों की उसके प्रति जिम्मेदारी और सभी का अधिकार होता है तो वह राष्ट्र होता है। पर यह मेंटलिटी है, यह मेंटलिटी है, यह मानसिकता है। इसलिए शासन जो चलाएगा और जिसका जहाँ तक शासन चलेगा, उनको आज भी हम राज ही कहेंगे। राष्ट्र नाम तो तब डाला गया जब हमारे अंदर एक ज़मीन के प्रति, एक भूभाग के प्रति एक निष्ठा पैदा हो गई। इसलिए जो शासन व्यवस्था है वो राज्य के आधार पर तय होगी। इसलिए हमारा संविधान राज्य की परिभाषा बताएगा, राष्ट्र की परिभाषा नहीं बताएगा, क्योंकि राष्ट्र केवल एक मानसिकता है और राज्य कानून है। केंद्र भी राज्य माना जाएगा, वो राज्य सरकारें वहाँ पर चलेंगे, अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी, वो भी मानी जाएगी। जितना नीचे तक बांटा गया है, केंद्र सरकार, स्थानीय कर्मचारी, उन सभी के द्वारा यही किसी भी प्रकार के नागरिकों का किसी भी प्रकार का अधिकार छीना जाता है तो ये माना जाएगा कि राज्य ने अधिकार राज्य ने अधिकार छीना है, शासनकर्ता ने अधिकार छीना है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 कहता है, शासन का महत्व क्या है, शासन का मतलब क्या है, शासक कौन है? केंद्र, राज्य, लोकल कर्मचारी सब शासक में माने जाएंगे और ये कोई जन्मजात नहीं है, इनको नागरिकों ने बनाया है। तो नागरिकों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 13 ये बताता है कि ये जो शासन करने वाले लोग हैं ना, 1951 से 1980 तक में जो मूल ढांचा था सब इस आर्टिकल 13 के कारण आया है। ये बताता है कि ये जो शासन, आर्टिकल 13 ये बताता है कि ये जो शासन करने वाले लोग हैं, तुम्हारे मूल अधिकार किसी प्रकार से कम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 368 किताब बदल सकता है तो अधिकार भी बदल सकता है। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकार का हनन करती है। संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाती है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्र तक शून्य होगा। अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 विविध को परिभाषित करता है और स्पष्ट करता है कि संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 13 फाइनली अलग है और आर्टिकल 368 अलग है, पर आर्टिकल 368
368 डोमिनेंट होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 13 कहता है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते कोई भी सरकार, कोई भी शासन जिससे कि नागरिकों के अधिकार छीने जा सके। अगर छीना जाता है तो आर्टिकल 32 दिया गया है न्यायपालिका में जाकर इंसाफ लेने की, वो इंसाफ दिलाएगा, तुम्हारी रक्षा करने आएगा। आर्टिकल 32 समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता, संविधान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो हम लोग यहाँ से देखें 14 से 32। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। अच्छा, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 14 में एक और है सकारात्मक अधिकार। आर्टिकल 14 सरकार सबको समान रूप से देखेगी। आर्टिकल 14 सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे तथा सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। विधियों का समान संरक्षण, सकारात्मक एवं अमेरिकी संकल्पना, कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 नकारात्मक अधिकार। राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश आदि, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 में और महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15 कहता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सरकार और शासन भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया गया कि ऐसी सरकार ऐसा करेगी जो पिछड़े हैं उनके लिए। आर्टिकल 16 राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किंतु राज्य महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में संरक्षण प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करता है तो वह कानून के अनुसार दंडनीय होगा। संविधान निर्माताओं ने लिखा, मेरे देश के प्रत्येक नागरिक देश की आज़ादी में भूमिका निभाई है, तो कभी किसी नागरिक के साथ कोई अन्याय न हो, छुआछूत न हो, ये भी ध्यान दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 राज्य द्वारा सेना या विधा संबंधी सम्मान की सेवाएं, अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 9 भी देख ही लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 9 कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 एक अपराध के लिए 1 बार सजा
अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत तो सज़ा मिलेगी, न कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 है। ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम आर्टिकल 22-21। ऐसे अधिकार हैं जो कभी अधिकार छीने नहीं जा सकते। अधिकार सुविधाएं ये मिलती हैं फिर ले ली जाती हैं। अधिकार कभी लिए नहीं जाते। सुविधाएं ये मिलती हैं फिर ले ली जाती हैं, लेकिन अधिकार कभी लिए नहीं जाते। अब देखेंगे हम आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 को हम देखेंगे क्या है इसमें। भाग 3 मूलभूत अधिकार। दूसरे नंबर का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। हमारे संविधान ने के नागरिकों को कुल 6 अधिकार दिए हैं। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया। प्राणवैधिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 बड़े सिंपल वर्ड में कह रहा है, सरकार या राज्य देश के किसी भी व्यक्ति को नागरिक हो या विदेशी हो, देश में जो है उसे कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मार सकती है। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि में जो लिखा है आप वही नियम का पालन करेंगे। आप अपने मर्जी से उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। सरकार किसी व्यक्ति को मारना चाहती है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही मारा जाएगा, मतलब वो कोई भी हो सकता है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, किसी को भी मृत्युदंड देना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही दिया जा सकता है। आर्टिकल 21 आप किसी की जान ले सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानूनों द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था से है। वही विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायालय द्वारा स्थापित उस व्यवस्था से है जिसका निष्कर्ष अथवा मूल भावना न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान प्राप्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है व्यक्ति को उसके प्राण व शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति को उसके प्राण व शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978। न्यायालय ने कहा आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में जुड़े हुए हैं। न्यायालय ने कहा आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्वर्ण त्रिभुज या त्रिमूर्ति एक नियम स्थापित कराया है। गोल्डन ट्रायंगल भी इन्हें बोला जाता है, स्वर्ण त्रिभुज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून को केवल अनुच्छेद 21
बल्कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय गरिमापूर्ण जीवन यापन को अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग माना है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप किसी को जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, आर्टिकल 21 में कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप किसी को जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने से जीवन जीने का अधिकार है। तो दोस्तों हम आज वीडियो लंबा ना करते हुए आज हम लोग आर्टिकल 12 से आर्टिकल 21 तक देखे हैं। इसके साथ हम लोग घटना चक्र के कुछ MCQs देख लेते हैं। भारतीय संविधान 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, ये हर किसी को मालूम होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल अधिकार संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? ये तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 सूचियां, ये तो सबको याद होंगी। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 22 सूचियां। और देखते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने अब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध करती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 240 से 5 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान के अंग्रेजी शब्द तो बॉक्स में लिखा है हमारी जानकारी के लिए, इमरजेंसी का प्रयोग होता है। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद निर्वाचन। अनुच्छेद 75
आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। तो इसी तरह से दोस्तों हम नोट्स के साथ घटना चक्र PYQ का भी रिवीजन हम करते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? इसका सुमेलन सही है। अनुच्छेद 52 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता। अच्छा, वहाँ जो अनटचेबिलिटी अभी तो पढ़े हैं, अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने की संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 242 निर्देशित। तो इसी तरह से हम लोगों ने कुछ अनुच्छेद को आर्टिकल 12 से लेकर नोट से 21 तक पढ़े, जो कि हमारा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में भी हम लोग पढ़े से आर्टिकल 71 अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसी तरह से हम लोग PYQ से घटना चक्र PYQ किए। इसी तरह हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़ेंगे, हम रोज़ कुछ नया टॉपिक लेकर के आते हैं जो कि हमारे BPSC से संबंधित है। कभी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, फिर जनरल, फिर करंट अफेयर को देख रहे हैं अभी। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर को देख रहे हैं अभी। तो इसी तरह से हम लोग तैयारी करते चलेंगे। अगर इस चैनल से जुड़े हुए कोई भी हमें सजेशन देना हो आप किसी भी भाई बहन को, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, वो टाइम नहीं निकल पाता है, लेकिन हमेशा टाइम नहीं मिलता है। और अपने 24 घंटे में 2 ही 3 घंटे निकाल पाते अपने लिए। ज़्यादातर मैं नाइट स्टडी करती हूँ। दिन में तो 2 घंटे बहुत हो गए, और ज़्यादातर मैं नाइट स्टडी करती हूँ। अगर मेरे व्यूज़ पूरे हो गए तो मैं नाइट में लाइव स्टडी करूँगी आप सबके साथ, तो हमें अच्छा लगेगा। BPSC की तैयारी सब मिलकर लाइव करें और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें कि कैसे करना है BPSC की तैयारी, और एक सीट अपना पक्की ज़रूर करें BPSC में। ठीक है, थैंक यू।